Welcome back, everyone. So, we have our next session now, blockchain, the block of decentralized technology and future based on secure transactions. Let's explore in this session the blockchain and the tech blocks we overlook in the world of profit margins. Introducing our esteemed speaker, Vishakha Agarwal, a senior tech team member in NSCC and a highly respected expert in the field of blockchain. With her extensive experience and in-depth knowledge, Vishakha Didi has made significant contributions in the world of blockchain technology. Her expertise lies in proficiently building decentralized applications, or what you call as DApps. She is working on several blockchain projects and contributing to open source initiatives as well. We are honored to have Vishakha Didi as our speaker for the evening, and we are confident that her expertise and insights will provide valuable learning to all the attendees. Now I would request Vishakha Didi to take over. So good evening everyone. Thank you for having me today. तो start करते हैं आज का session. Let me just share my screen. So is my screen visible? Uh, Yes, it's visible. ओके सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी एक स्टोरी बताऊंगी कि जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी तो मैंने एक यूट्यूब वीडियो में एक वर्ड सुना था ब्लॉकचेन। तो मैं बड़ी फैसिनेट हुई थी कि मैंने कहा यार ये वर्ड क्या है भाई, हर जगह बात हो रही है ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन करो ब्लॉकचेन करो। तो फिर मैंने तो भाई इसे खोजना शुरू कर दिया कि क्या है ये ब्लॉकचेन, कैसे समझे। और उस यूट्यूब वीडियो में ना एक और बात थी कि अगर आप अपने रेज्यूमे में 3 प्रोजेक्ट्स डाल रहे हो और तीनों वेब के प्रोजेक्ट्स है तो आपने कुछ नया नहीं सीखा। अगर आप 3 मल्टीपल अलग अलग स्टैक के प्रोजेक्ट डाल रहे हो तो वो रिज्यूमे रिव्यू करने वाले को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेगा कि भाई इस बंदे को 3-4 टेक्नोलॉजी आती हैं, ये मेरी कंपनी की नई टेक्नोलॉजी को भी याद कर सकता है, इन्हें समझ सकता है, और जिस चीज़ के रिसोर्सेज कम है उसने उस चीज़ को समझने की कोशिश करी। तो इसीलिए मेरा बड़ा मन करा ब्लॉकचेन समझने का, तो इसलिए मैंने ब्लॉकचेन स्टार्ट करी। तो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन हो गई ताकि आप इस सेशन को अटेंड करो। बहुत मज़ा आने वाला है इस सेशन में, बहुत सारी नई चीज़ें सीखोगे और बेनिफिट्स तो ब्लॉकचेन के अनलिमिटेड है। आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका रेज्यूमे इससे स्टैंड आउट करेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले एजेंडा समझते हैं क्या है ब्लॉकचेन का। आज के इस सेशन में समझेंगे कि ब्लॉकचेन क्या है, कैसे है, क्या मतलब क्या है इसका, क्यों इतनी इसकी हाइप है, इसकी हिस्ट्री को समझेंगे, इसके बारे में सारी बेसिक टर्म्स को समझेंगे इससे रिलेटेड। फिर समझेंगे कि ये वेब 1.0, 2.0, 3.0 इन तीनों का मतलब क्या है। ये आजकल इतने ज़्यादा चल रहे हैं, वेब 3 हर जगह यही सारी हाइप हो रही है। तो क्या है ये वेब 3, क्यों इतना ज़्यादा इसकी हाइप है, ये सब समझेंगे। फिर देन समझेंगे इथेरियम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। ये एक ब्लॉकचेन डेवलपमेंट क्या होती है और सिर्फ स्पेसिफिकली इथेरियम की बात ज़्यादा क्यों करते हैं लोग। हमने कभी बिटकॉइन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं सुना होगा। जब हम बात करते हैं मेरे को अगर एक ऐप बनानी है तो मैं सबसे पहले किसको प्रेफर करूँगी, वो है इथेरियम ब्लॉकचेन। ऐसा क्यों होगा ये समझेंगे। फिर इसके बाद आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कंसेप्ट समझेंगे, लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ करनी चाहिए, क्या प्री रिक्विजिट्स होती है, ये सब समझेंगे। देन समझेंगे कि डी ऐप्स यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स, यानी कि अगर मेरे को एक एंड टू एंड, मैंने एक आइडिया है मेरे दिमाग में कि मेरे को एक ई कॉमर्स है मेरे पास और मुझे उसको बनाना है एक ब्लॉकचेन ऐप, क्योंकि वो ब्लॉकचेन ऐप जो होती है वो ज़्यादा सिक्योर होती है। मेरी ई कॉमर्स में सिक्योरिटी कम है, तो मेरा मन कर गया कि मैं अपने बैकएंड को मोंगोडीबी या फिर जो भी बैकएंड लगा रखा है मैंने उससे शिफ्ट कर दूँ ब्लॉकचेन में। तो अभी कैसे करूँगी मैं, उसे कहते हैं डी ऐप, डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। और हम समझेंगे एनएफटी का कॉन्सेप्ट। आपने बहुत ज़्यादा काफ़ी जगह सुना होगा एनएफटीज क्या होती है, एनएफटीज इतनी ज़्यादा फैसिनेटिंग क्यों है ये टर्म, इसके बारे में समझेंगे। और फिर समझेंगे कि क्या ब्लॉकचेन का फ्यूचर है, कहाँ कहाँ हम ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन सी फील्ड में हम इसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये सब समझेंगे। तो बड़ा मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल सेशन होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी होती है। अगर आप 10th क्लास में होंगे तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी एसएसटी के एक चैप्टर में, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। उसमें एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, जिसे हम क्या कहते थे, एक फेडरेशन गवर्नमेंट।
उसमें क्या होता था, जो पावर है वो सिर्फ एक के हाथ में नहीं होती थी, वो डिवाइड हो जाती थी काफ़ी लोगों के हाथ में। इससे क्या होता था कि सारी की सारी जो अथॉरिटीज़ है वो एक बंदे के हाथ में नहीं होती थी, इससे बहुत सारे बंदों के हाथ में अलग अलग अथॉरिटीज़ होती थी। इससे क्या होता था कि घपले वगैरह होने के चांसेस कम होते थे। तो यही है ब्लॉकचेन भी। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है जिसमें सिर्फ एक बंदे के पास सारी की सारी पावर नहीं होती, इसमें हर एक बंदा इक्वली शेयर होल्ड करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि कोई भी इसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये ब्लॉकचेन है क्या। ठीक है, तो ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज का मतलब तो हमने समझ लिया। इसका मतलब है कि सारी की सारी जो पावर है ना वो एक बंदे के हाथ में नहीं होगी, वो सारी अलग अलग के हाथ में डिवाइडेड होगी। ऐसा नहीं है कि मेरे पास किसी एक, जैसे कि अगर मैंने एक ई कॉमर्स बनाई है, मैंने कोई भी एक वेब प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, जिसमें बैक एंड है उसमें फ्रंट एंड है, तो उसमें बैक एंड में कोई एक बंदे के पास एक्सेस होती है, वो होता है एडमिन। एडमिन के पास सारी की सारी एक्सेस होती है, वो एक यूज़र को चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वो कौन कर सकता है? वो एडमिन कर सकता है। लेकिन ब्लॉकचेन पे लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है कि कोई एक इन्फॉर्मेशन अगर ब्लॉकचेन पर डल गई तो वो कभी भी मॉडिफाई हो ही नहीं सकती। तो ब्लॉकचेन की एक ये प्रॉपर्टी है। तो ब्लॉकचेन क्या है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि इसमें पावर्स जो है वो सारी की सारी डिवाइडेड है। ठीक है, और इसका मेन काम क्या होता है? अब पावर्स डिवाइडेड है यानी कि मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती तो इसका मतलब है यानी कि सिक्योर है। ठीक है, तो इसको मेनली हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है, और ये मेनली यूज़ होती है ट्रांजैक्शन में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई पैसा ही होता है। तो सबसे ज़्यादा सिक्योर बनाने की इस वक्त ज़रूरत है पैसे को। तो ट्रांजैक्शन को सिक्योर बनाने के लिए एक ब्लॉकचेन का यूज़ करा गया। अब अगर मैं बात करूँ 2010 की आसपास की बात करूँ, तो उस वक्त तक तो ब्लॉकचेन जो है इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं आया था। ठीक है, आज के टाइम पर जो ट्रांजैक्शन होती है, जो पेमेंट ऐप्स होती है, उसमें जो ट्रांजैक्शन होती है वो ब्लॉकचेन की मदद से होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसकी बात करूँ 2010 की, तो तब ब्लॉकचेन जो है मार्केट में नहीं आया था। तो तब ट्रांजैक्शन कैसे होती थी कि मैं हूँ, मेरे को पैसे भेजने अपने किसी फ्रेंड को। ठीक है, तो अगर मैं उसे पैसे भेजूंगी तो मैं कैसे भेजूंगी? मैं अपने पैसे भेजूंगी, वो बैंक के पास जाएंगे, फिर बैंक एज अ इंटरमीडिएटर है, वो उस पैसे को ट्रांसफ़र करेगा मेरे फ्रेंड के पास। ठीक है, इस तरीके से पैसे जाएंगे। अब कभी कभी क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो होती है वो वापस आ जाती है। ठीक है, या फिर सर्वर डाउन होता है, या लाख तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। तो इससे क्या होता है? ट्रांजैक्शन फेल भी हो जाती है। ठीक है, कभी कभी बीच में ही ट्रांजैक्शन की कई, पहले तो ऐसा होता था, अब तो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गया बिकॉज ब्लॉकचेन आ गया। लेकिन जब पहले ब्लॉकचेन नहीं होता था ना, कि तो क्या होता था, बैंक को पैसे भेजे और कभी उस एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास पहुंचे नहीं, पैसे बीच में ही कहीं पे गायब हो गए, या कहीं पे हैक हो गया, या ऐसा कुछ हो जाता था। इसकी वजह से 2010 के बाद, जब 2009 के आसपास बिटकॉइन नाम का एक ट्रांजैक्शन आया, बिटकॉइन नाम की एक क्रिप्टो करेंसी आई, उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि जब एक बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी आ गई है, तो क्यों ना सारी की सारी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन पे ही डाल दी जाए, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस ब्लॉकचेन नेटवर्क पे ही डाल दी जाए। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस हुआ ट्रांजैक्शन सिस्टम में। तो ब्लॉकचेन का मेन काम यही है कि उसने बैंक के बीच के सिस्टम को हटा दिया और मेरे से डायरेक्ट मेरे फ्रेंड को पैसे भेज दिए विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क। ठीक है, अब समझते हैं ब्लॉकचेन किससे बना है। ठीक है, ब्लॉकचेन बना है दो वर्ड से, ब्लॉक और चेन। ठीक है, पहले समझते हैं ब्लॉक क्या होता है। अब एक कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं हम कंप्यूटर्स। जैसे कि एक नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स होते हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि एक डब्बे मान लेते हैं, सर्वर्स मान लेते हैं। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये अलग अलग सर्वर्स हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन के सर्वर्स, इन्हें कहते हैं ब्लॉक। अब इनमें क्या होती है? तीन चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो होगी डेटा। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है हैश। हैश मतलब एड्रेस, जहाँ पे भी वो ब्लॉक स्टोर है उसे कहते हैं एड्रेस। ठीक है, उस एड्रेस का नाम होता है हैश। ठीक है, तो ब्लॉकचेन के पास दो तीन चीज़ें होती है, एक होता है डाटा, एक होता है उसका करंट हैश यानी कि जहाँ पे वो स्टोर है, और एक होता है उसका प्रीवियस हैश। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो एक बार थोड़ा सा रफ देख लेते हैं अभी तक क्या समझा। ब्लॉक चेन यानी कि ब्लॉक्स की चेन, अलग अलग ब्लॉक्स को कनेक्ट करा गया है हैशिंग की मदद से। ठीक है, और ये क्यों यूज़ करा जाता है? सिक्योरली पेमेंट करने के लिए। डिसेंट्रलाइज्ड होता है यानी कि इसे कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी एक एडमिन के पास सारी की सारी एक्सेस है, अलग अलग लोगों के पास सारी की सारी एक्सेस होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई आसानी से मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है, हमने इसमें ये समझा कि इसमें जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें क्या होता है, हर एक के पास अपना हैश होता है, जिसे हम कहते हैं कि क्रिप्टोग्राफिक हैश। और ये किस एल्गोरिदम की मदद से क्रिप्टोग्राफिक हैश जनरेट होता है? SH-256। ये एक एल्गोरिदम होती है, जैसे कि आप अगर Node.js में पढ़ा होगा आपने, एनक्रिप्ट बीक्रिप्ट जैसे फंक्शंस होते हैं जो क्या होता है, पासवर्ड को एनक्रिप्ट या बीक्रिप्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी ये होता है, एक SH-256 एक एल्गोरिदम है जिसका काम क्या होता है, एक ऐसी यूनिक हैश जनरेट करना। ठीक है, यानी कि एक एड्रेस जनरेट करना जहाँ पे वो ब्लॉक जो है वो लोकेटेड होगा।
ठीक है। अब तीसरी चीज़ इसके बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये इम्यूटेबल। इम्यूटेबल यानी कि मैंने अगर ब्लॉकचेन में अपनी इन्फॉर्मेशन डाली तो मैं किसी भी हद तक उसे चेंज कर ही नहीं सकती। अगर मैंने कुछ गलत भी डाला तो भी वो चेंज नहीं हो सकती। तो इम्यूटेबिलिटी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है ब्लॉकचेन के अंदर। जैसे कि अगर किसी ने अगर मैं कहूँ कि किसी ने एक चेन डाली कि ये घर किस किसने खरीदा, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इस चेन को मॉडिफाई कर दूँ घपला करने के लिए। तो अगर ऐसे नॉर्मली है, अगर आजकल तो अभी तक तो फिजिकली होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें फिजिकली है तो क्या होता है कि कोई भी आसानी से इसे चेंज कर सकता है। हो सकता है कि इसकी रजिस्ट्री जो है किसी घर की वो गायब हो जाए, ऐसा क्वाइट पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं इस घर की रजिस्ट्री की सारी जो चेन है उसे ब्लॉकचेन पे डाल दूँ तो वो उसका फ़ायदा क्या होगा, सिक्योर होगी, कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो इम्यूटेबल होगी, यानी कि उसमें चेंज होने के तो चांसेस ही नहीं है। अगर चेंज होने के चांसेस नहीं है तो यानी कि घपले का चांस तो खत्म ही हो गया। तो ये 3-4 बेनिफिट्स होते हैं ब्लॉकचेन के, इसके लिए हम इसी वजह से हम ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करते हैं। वहीं अगर मैं सोचूं कि अगर मेरी पिक्चर में ब्लॉकचेन है ही नहीं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। पहली चीज़ तो कोई भी उसे मॉडिफाई कर सकता है। जैसे कि मैंने कोई एक फ्रंट एंड की ऐप बनाई और उसका बैकएंड डाल दिया MongoDB पर। अब मैं क्या कर सकती हूँ, MongoDB के डेटाबेस में जाके उसे मॉडिफाई कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मेरी ट्रांजैक्शन हुई थी 10,000 की, मैंने उसे लिख दिया वहाँ पर गलत रिकॉर्ड डाल दिया 50,000 का, ठीक है। ऐसे मॉडिफिकेशन पॉसिबल हो सकती है ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। लेकिन सॉरी, इन द अनदर डेटाबेसेस। लेकिन अगर मैं ब्लॉकचेन के अंदर हूँ तो ऐसी मॉडिफिकेशंस पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है और इसे वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस पे यूज़ करते हैं। सो आगे समझते हैं इम्यूटेबिलिटी। अब इस कंसेप्ट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इम्यूटेबिलिटी का मतलब मैंने बताया कि यानी कि वो चेंज नहीं हो सकता। जो भी डाटा मैंने उस पर डाला, गलत सही कैसा भी, वो चेंज होने के चांस ही नहीं है, ठीक है। एक बार डल गया तो डल गया, ठीक है। तो यही इसका मेन फीचर होता है इम्यूटेबिलिटी। अब इम्यूटेबिलिटी होती क्या है, अगर मैं इस पिक्चर में देखूँ तो अगर मैंने ब्लॉक 2 को मॉडिफाई करा, आप पहले तो देख सकते हो कि इसमें हैश है, यानी कि एक 2 हैश है, एक करंट हैश और एक प्रीवियस हैश। करंट हैश यानी कि जहाँ पे मेरा ब्लॉक स्टोर है वो वाला हैश, और प्रीवियस हैश यानी कि उससे पहले जो ब्लॉक जहाँ पे लोकेटेड है वो वाला एड्रेस या वो वाला हैश, ठीक है। अगर लेट सपोज, और उसके बाद ऐसे काइंड ऑफ एक लिंक लिस्ट है अगर आपको दिख रहा हो तो, जिसमें एक ब्लॉक के पास उसके नेक्स्ट वाले ब्लॉक का रेफरेंस है, उसके प्रीवियस वाले ब्लॉक का रेफरेंस है। तो यानी कि अगर मैंने इस डाटा को, ब्लॉक 2 के डाटा को चेंज करा, लेट सपोज मैंने इसके अंदर वैल्यू स्टोर करी हुई थी 1 और मैंने इसको वैल्यू को चेंज कर दिया 2, तो जैसे ही ब्लॉकचेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जैसे ही मैंने कोई भी डाटा को चेंज करा ना तो उसका हैश चेंज हो जाएगा। अगर मैंने 1 की जगह 1 भी कर दिया ना तो उसी वक्त इसका हैश चेंज हो जाएगा। और जैसे ही इसका हैश चेंज हुआ तो ब्लॉक 3 से इसका हैश मैच नहीं करेगा, ब्लॉक 1 से इसका हैश मैच नहीं करेगा, और यहीं पे सारी की सारी चेंज जो है ये ब्लॉक की वो खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए ब्लॉकचेन में इम्यूटेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, यानी कि ब्लॉकचेन में एक बार कोई डाटा डल गया वो बार बार चेंज नहीं हो सकता। इसका रीज़न ही यही है कि अगर मैंने कोई भी डाटा को मॉडिफाई करने की कोशिश करी तो उसी वक्त इसका हैश चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रीवियस और बाद वाले हैश जो है वो खराब हो जाएंगे। खराब होने की वजह से वो चेन ही टूट जाएगी और पूरा ब्लॉकचेन नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये था हैशिंग का कंसेप्ट। ब्लॉकचेन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है, हैशिंग का। मतलब जब तक आप ब्लॉकचेन की सारी टर्म्स को नहीं समझोगे ना, आप ब्लॉकचेन को मतलब कोई भी ब्लॉकचेन डेवलप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी ऐप बनानी है तो आपको पहले ये सारी बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा। हम 1 बाय 1 सारी टर्म्स को समझेंगे। तो हमने समझा कि ब्लॉकचेन में क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होती है इसकी इम्यूटेबिलिटी, यानी कि एक बार कोई डाटा डल गया वो चेंज नहीं हो सकता। क्यों? अगर चेंज हुआ तो यानी कि उसका क्रिप्टोग्राफिक हैश जो है, उसका जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने की वजह से क्या होगा, पीछे वाला और आगे वाला वो दोनों के दोनों हैश जो है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ये होती है जैसे ही डाटा चेंज हुआ हैश चेंज हो जाएगा, जैसे ही डाटा चेंज हुआ हैश चेंज हो जाएगा। तो आगे पीछे वाले हैश चेंज हो गए, पूरा का पूरी चेन डिस्ट्रॉय हो गई, नेटवर्क खराब हो गया। लेट सपोज अब मैं हूँ बहुत जिद्दी, मेरे को करना ही है चेंज, ठीक है। मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने इसका हैश चेंज हो गया, कोई नहीं, नेक्स्ट वाले में जो चेंज हैश है वो डाल दूँ, फिर उसका भी चेंज होगा, फिर कोई नहीं, नेक्स्ट वाले में चेंज हैश है उसका हैश डाल दूँ। अगर मैंने ऐसा ठान लिया कि मेरे को तो करना ही है चेंज, ठीक है, कि मैं तो चाहे कितने ही सालों लग जाए मेरे को करना ही है, तो पहला कंसेप्ट तो ये आएगा कि समझो एक हैश को चेंज करने में जब भी कोई एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं, उसे रन करते हैं, तो कम से कम उसे 5 मिनट लगते हैं उसका हैश जनरेट करने में, ठीक है। तो अगर मैंने कोई चेंज करा तो नया हैश आया,
अब उस नेक्स्ट वाले ब्लॉक में भी उसको नए हैश को डालना पड़ेगा और 5 मिनट लगेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में भी और 5 मिनट लगेंगे। ऐसे करते करते मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, तो करते करते आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। दूसरी पहली बात तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे जो फिजिबल ही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर चेंज करना है ना, अब क्योंकि ये सिस्टम है डिसेंट्रलाइज, यानी कि सबके पास इसकी एक्सेस है, सबकी मर्जी चलेगी, ऐसा नहीं है कि किसी एक के हिसाब से काम होगा। तो ये जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो इसमें चाहिए होगी सबकी परमिशन। अगर मैंने कोई ब्लॉक अपडेट करा है तो मुझे चाहिए होगी सबकी परमिशन। अगर मैं सबसे मांगूंगी वोट्स, अगर मैंने कोई हैश चेंज करा है ना, तो मेरे को पहले तो उनसे वोट्स मांगने पड़ेंगे। अगर जितने लोग हैं उस नेटवर्क में, अगर 50% ऑफ पीपल या फिर 50% ऑफ ब्लॉक्स से ट्रू आता है कि हाँ ठीक है आप कर दो हैश, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ही वो मॉडिफाई होगा। बट अगेन द पॉइंट इज कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी कर सकते हैं बट फिजिबल ही नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ आ जाती है वोटिंग का कंसेप्ट, जिसमें 50% से ज़्यादा लोगों का वोट होना चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाती है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे, जो कि फिजिबल होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट आता है ब्लॉकचेन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के चक्कर में ब्लॉकचेन इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और मोस्टली यूज़ होता है ट्रांजैक्शंस के लिए, क्योंकि हमें मेनली क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को सिक्योर बनाना होता है। अब ट्रांजैक्शंस को सिक्योर बनाने के लिए मोस्टली आज जो है ब्लॉकचेन यूज़ होता है। जैसे कि अगर मैं कोई भी एक ऐप ले लूँ, पेटीएम ले लूँ या फिर कोई भी ऐप ले लूँ, तो उसमें क्या होता है, पेमेंट के वक्त ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट होता है। सारी की सारी पेमेंट्स जो होती है वो ब्लॉकचेन पे इंप्लीमेंट होती है। तभी आपने एक चीज़ नोट करी होगी, फन फैक्ट है कि 15 सेकंड लगते हैं कोई भी एक ट्रांजैक्शन को होने में। तो 15 सेकंड कोई और नहीं है, वो माइनिंग टाइम है। माइनिंग टाइम यानी कि एक नए ब्लॉक को जनरेट करना, उस पर डाटा डालना और उसका हैश लेकर आना। इस पूरे प्रोसेस में ना मिनिमम 15 सेकंड लगते हैं। पहले के ज़माने में, मतलब 3-4 साल पहले बात करें तो 30 सेकंड्स के आसपास लगते थे मैक्स, बट अब मैक्स 15 सेकंड में ये काम हो जाता है। तो कभी भी आप अगर ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो कभी भी एक चीज़ नोट करना कि आपको 15 सेकंड लगते हैं। आप काउंट करने लग जाना 1 2 3 4 ऐसे, आप में हमेशा देखोगे आपको मैक्सिमम 15 लगते हैं। 15 के बाद वो मैसेज दे देगा या तो वो फेल हुई है या तो वो ट्रांजैक्शन सक्सीड हो गई है। तो ये था कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन और इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट, और क्यों हमने ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करा। तो मेन पर्पस क्या था इसका, सिक्योरिटी, और इसका मेन फीचर क्या है, इम्यूटेबिलिटी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये ब्लॉक्स का कंसेप्ट मैंने समझा दिया। जैसे कि ब्लॉक्स होते हैं, इसमें 3 चीज़ें होती है, डाटा जो कि हम डालेंगे, जैसे कि मैंने किसी की इन्फॉर्मेशन डाल दी सारी की सारी, एक उसका करंट हैश जहाँ पे वो खुद स्टोर है, और एक उसका प्रीवियस हैश जो उसके पीछे वाला ब्लॉक है, और उसके बाद जो उसका आगे वाला ब्लॉक है। तो इसी का ये काइंड ऑफ आपको दिख रहा होता है लिंक लिस्ट बन गई या फिर एक चेन बन गई है। ठीक है, तो यही होता है ब्लॉक चेन, ब्लॉक्स की चेन। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ब्लॉकचेन आया कैसे, क्या कब इंट्रोड्यूस हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो एक पर्सन थे सतोशी नाकामोटो। इन्होंने क्या करा था, ये एक अननोन पर्सन थे। अब ये पर्सन थे या एक ग्रुप था या एक पूरा कॉलेज था या पूरी एक सोसाइटी थी, क्या था ये किसी को नहीं पता, आज तक किसी को नहीं पता चला। बट ये सतोशी नाकामोटो नाम का एक नाम है, जो ये पर्सन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसने आज तक अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी है। ठीक है, तो ये था, इसने क्या करा था, एक वाइट पेपर पब्लिश करा था, यानी कि एक इन्फॉर्मेटिव पेपर पब्लिश करा था रैंडमली, अननोन बनकर, जिसमें लिखा था बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश। जिसका मतलब ये है कि उसने पीयर टू पीयर यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक एक ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाया था, जिसमें बीच के बैंक को एलिमिनेट कर दिया था पूरी तरीके से। तो उसने एक ऐसा एक वाइट पेपर पब्लिश करा था। अब इस वाइट पेपर को सबने पढ़ा, इन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत सही सिस्टम है। इसने एक न्यू डिजिटल करेंसी भी बताई इसमें, ब्लॉकचेन नाम की। ठीक है, इसने ये भी बताया कि ये जो ब्लॉकचेन है वो डिसेंट्रलाइज बना दिया है मैंने, यानी कि सिर्फ एडमिन के पास इसकी एक्सेस नहीं होगी, जैसे कि वेब 2 में होता है कि सारी की सारी एक्सेस जो होती है वो एडमिन के पास होती है। या कभी अगर आपने कोई एक मोंगोडीबी या किसी के बैकएंड प्रोजेक्ट पे काम करा होगा, तो आपने देखा होगा कि आपके पास सारी एक्सेस होती है, उसके बाद बाकी जो यूजर्स आते हैं वो डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इस ब्लॉकचेन के जो पेपर इसने बनाया था, जो व्हाइट पेपर इसने पब्लिश करा था, इसमें इसने लिखा था कि मैंने पूरी की पूरी तरह बीच के जो इंटरमीडिएटर है उसको हटा दिए, सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि ये बहुत अच्छा लगा सबको ये काम। इसके बाद 2009 में पहली ट्रांजैक्शन हुई बिटकॉइन की। अब जब पहली ट्रांजैक्शन हुई बिटकॉइन की, तो उसी वक्त बिटकॉइन जो है वो लॉन्च हो गया था। जब एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हुई बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन लॉन्च हो गया। अब लॉन्च होने के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को ये फैसिनेट करा कि यार ये तो बहुत सही चीज़ है, इसने तो बैंक को ही हटा दिया। इसके बाद 2014 में क्या हुआ कि और सारे आने लगे ब्लॉकचेन नेटवर्क्स। ब्लॉकचेन नेटवर्क यानी कि अलग अलग नेटवर्क्स है, जैसे कि इथीरियम का एक नेटवर्क है, ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क है, इन सबके अलग अलग फीचर्स है। जैसे
कि हाइपर लेजर जो कि लिनक्स का नेटवर्क है, ब्लॉकचेन नेटवर्क है, इन सब के अलग अलग यूज केसेस है, अलग अलग फीचर्स है। जैसे कि इथेरियम में एक नया फीचर आया था डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन का, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नाम का एक फीचर इसने इंक्लूड करा था इथेरियम के अंदर, इथेरियम नेटवर्क के अंदर। तो ऐसे ही अलग अलग ब्लॉकचेन के नेटवर्क्स बनाने लगे लोग, ठीक है। इसने अलग अलग, जिसमें अलग अलग यूज केसेस थे, अलग अलग फीचर्स इंट्रोड्यूस करे गए थे, ठीक है। इस तरीके से करके ब्लॉकचेन जो है वो मार्केट में आया और बहुत ज़्यादा ही इसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली। इसके बाद इथेरियम लॉन्च हुआ। इथेरियम के अंदर एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आए, और इसके बाद क्या हुआ कि ऐसे और ब्लॉकचेन्स भी आए, रिपल आया, हाइपरलेज आया, कॉर्डा भी आया। इस तरीके से ब्लॉकचेन जो है वो इस पॉपुलैरिटी गेन कर गया और आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया। इसके बाद समझते हैं टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। जैसे कि अलग अलग टाइप्स के ब्लॉकचेन होते हैं, 3 होते हैं बेसिकली, तो वैसे और भी होते हैं जैसे कि फेडरेशन ब्लॉकचेन, बट बेसिकली 3 ही होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और कंसोर्टियम। पब्लिक में क्या होता है कि कोई भी उस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि इथेरियम का नेटवर्क है, बिटकॉइन का नेटवर्क है, इन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है। जैसे कि मैंने कोई ऐप बनाई और उसमें कोई भी, मैं अपना मतलब किसी को भी बोल सकती हूँ भाई तुम एक्सेस कर लो इसे, ठीक है। तो ये होता है पब्लिक नेटवर्क, ठीक है। एक्सेस का मतलब क्या है कि मैं उसमें अपना डाटा डाल सकती हूँ, मैं उसमें एक नया हैश बना सकती हूँ, मैं उसमें एक नया ब्लॉक बना सकती हूँ, मैं उसमें डाटा इंसर्ट कर सकती हूँ, रीड कर सकती हूँ, इंटरैक्ट कर सकती हूँ। इसका मतलब है पब्लिक ब्लॉकचेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट। प्राइवेट में क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, वो टेस्टिंग वगैरह करना चाहती है, ठीक है, तो उस नेटवर्क को तब तक प्राइवेट रखती है। जैसे कि इथेरियम नेटवर्क जब बन रहा होगा, उसने उस नेटवर्क को पब्लिक नहीं करा होगा, उसने उस नेटवर्क को प्राइवेट रखा होगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं प्राइवेट नेटवर्क, जो बस कुछ ही लोगों के पास एक्सेस देता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंसोर्टियम नेटवर्क। कंसोर्टियम नेटवर्क होता है कि हाइब्रिड नेटवर्क, जो पब्लिक भी है प्राइवेट भी है। अब ये क्या मतलब है, पब्लिक भी है प्राइवेट भी है, यानी कि 4-5 ऑर्गेनाइजेशंस है, उन आपस में तो वो पब्लिक है, उन आपस में तो वो प्राइवेट है, लेकिन उनके इंटरली जो है वो पब्लिक है। थोड़ा सा फिर से समझते हैं, 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बाहर के लिए वो नेटवर्क प्राइवेट है, लेकिन इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंटरनली वो नेटवर्क पब्लिक है। तो ये होता है कंसोर्टियम नेटवर्क, और इसका एग्जांपल है कॉर्डा। तो नेक्स्ट आगे समझते हैं। तो ये था थोड़ा ब्लॉकचेन का इंट्रो, ठीक है, जिसमें हमने बेसिकली पढ़ा कि डिसेंट्रलाइज होती हैं ऐप्स, और क्या समझा हमने, इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट समझा, हिस्ट्री समझी, कैसे लॉन्च हुआ ब्लॉकचेन ये समझा, और 2-3 टाइप्स के हमने ब्लॉकचेन के नाम सुने, ठीक है। अब समझते हैं ये वेब 1.0, 2.0, 3.0 ये क्या है, क्योंकि हमने बहुत जगह सुना है वेब 3 वर्ड, ठीक है, हमें समझ ही नहीं आया कि वेब 3 क्या है। पता है मिसकंसेप्शन ये होती है, बहुत सारे लोग जो है वो वेब 3 को ब्लॉकचेन से कनेक्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आगे समझते हैं पहले ये क्या है वेब 3। तो समझते हैं वेब 1.0। अब आपने जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर क्या होता है, जिसमें सिर्फ सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें इन्फॉर्मेशन टाइप कर सकते हो, आप उसमें इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हो, आप उसमें इन्फॉर्मेशन को कुछ और कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ भी XYZ आप उससे नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को सिर्फ रीड करवाने का फीचर होता है। वही था वेब 1.0। ये काइंड ऑफ न्यूज़पेपर समझ लो, वेब पेजेस समझ लो, जिसमें हम कुछ इंटरैक्ट नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, जिसका एक ही काम था सिर्फ वेब पेजेस को रीड करने का, ठीक है। इसका मेन, इसे हम स्टैटिक वेब पेजेस भी कहते थे, जो मोस्टली HTML से बनाए जाते थे, या मोस्टली अगर मैंने CSS भी इंक्लूड कर दी, ठीक है। लेकिन इनका मेन काम यही था कि इन्फॉर्मेशन को रीड करना, ठीक है, ना हम इससे इंटरैक्ट कर सकते थे, इसलिए इसे कहते थे वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि वो सिर्फ हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। जैसे कि याहू वगैरह के सर्च इंजन थे बहुत ज़माने पहले, तो इसमें क्या होता था, सिर्फ हम रीड कर सकते थे, हम इसे कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, इंटरैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आया कंसेप्ट वेब 2.0 का। अब 2.0 जो है, हम जो नॉर्मल अपनी ऐप्स बनाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम यूज़र से भी इंटरैक्ट यूज़र जो है इंटरैक्ट भी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने कोई E-कॉमर्स बनाई तो उसमें क्या कर सकती हूँ, मैं डाटा एंटर भी कर सकती हूँ, मैं बाय भी कर सकती हूँ, मैं सेल भी कर सकती हूँ, ठीक है, लॉग इन कर सकती हूँ, रजिस्टर कर सकती हूँ, ठीक है। ये सारे फीचर्स क्या है, जिसमें यूज़र भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, काइंड ऑफ फुल स्टैक ऐप, ठीक है। तो ये है वेब 2.0, इसे हम सोशल वेब भी कहते हैं। और ये 2 वे कम्युनिकेशन है, यानी कि वो तो हमसे ब्राउज़र तो हमसे कम्युनिकेट कर ही रहा है, और हम भी ब्राउज़र से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम भी उस नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये होता है वेब 2.0। जैसे कि इसके एग्जांपल है फेसबुक, E-कॉमर्स और बतेरे, मतलब जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हो तो सबसे इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, वेब 2.0 के। नेक्स्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वेब 3, जिसके ऊपर आज ये पूरा सेशन ही है, ठीक है। वेब 3 क्या होता है, सिमेंटिक वेब। अब इसका मतलब समझते हैं, यानी कि काइंड ऑफ ह्यूमन वे, जो हमारी तरह बात करे,
जो हमारी तरह इंटरैक्ट करे, हमारी तरह रिस्पॉन्स करे, वो होता है वेब 3। अब वेब 3 का मतलब ब्लॉकचेन बिल्कुल भी नहीं होता। वेब 3 मतलब वो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, वो सारी की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हमसे इंटरैक्ट करती है इन अ मॉडर्न वे, ठीक है, जो कोई एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, वो होता है वेब 3, ठीक है। अब क्या होता है वेब 3 में, क्या क्या आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सकता है, मशीन लर्निंग आ सकता है, साइबर सिक्योरिटी आ सकता है, ब्लॉकचेन आ सकता है, ये सारी चीज़ें वेब 3 में होती हैं। जैसे कि चैट जीपीटी है, वो क्या करती है, वो एक ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्स कर रही है। वो किसकी मदद से बनी है, वेब 3 की मदद से बनी है, यानी कि वो एक ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्स कर रही है, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके बनी है और वो एक ह्यूमन की तरह रिप्लाई कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज़ और क्या क्या ऐप्स हो सकती है, गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट भी हमारी तरह रिस्पॉन्ड करता है, पूरा की पूरा एआई की मदद से बना हुआ है, वो पूरा हमारी तरह हमारी भाषा में रिस्पॉन्स करता है, लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता, हिंदी में बोलो तो हिंदी में रिस्पॉन्स करता है, इंग्लिश में बोलो तो इंग्लिश में रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है वेब 3, यानी कि इसका एक बहुत ही अच्छा, आगे ज़माने में वेब 4 भी आ सकता है, उसमें क्या पता कुछ और नई चीज़ें लॉन्च हुई है, ठीक है। लेकिन अभी तो वेब 3 तक ही सीमित है और ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिंग फील्ड है। इसमें क्या हो रहा है कि नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है। इसका मेन पर्पस ही यही है कि चीज़ों को रिलायबल बनाना और ह्यूमन इंटेलिजेंस को इंक्लूड करना, ठीक है। जैसे कि इसमें बहुत सारी फील्ड आ गई, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा, ठीक है। एंड हाँ, तो इसमें जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का, अगर ब्लॉकचेन स्पेसिफिक बात करें तो इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का फीचर आ गया, ब्लॉकचेन के नेटवर्क्स को इंक्लूड कर दिया, पेमेंट के वक्त ब्लॉकचेन को इंक्लूड कर दिया। तो यही सारी है वेब 3 के फीचर्स। एक मिसकंसेप्शन ये है कि ब्लॉकचेन इक्वल टू वेब 3, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्लॉकचेन इज अ टाइप ऑफ वेब 3। ब्लॉकचेन एक कॉम्पोनेंट है वेब 3 का। वेब 3 के अंदर बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स आते हैं, ML, AI वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन ब्लॉकचेन वेब 3 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट समझते हैं इथीरियम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। अब पहले तो ये समझते हैं इथीरियम ही क्यों, बिटकॉइन या फिर कोई और क्यों नहीं। तो समझते हैं कि बिटकॉइन में एक चीज़ नहीं थी, वो थी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का फीचर, ठीक है। बिटकॉइन भी बहुत अच्छा नेटवर्क है, बट इथीरियम एज कम्पेयर टू हाइपरलेजर या कॉर्डा या फिर बिटकॉइन ज़्यादा प्रेफर करा जाता है बिकॉज ऑफ द फीचर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ऐप और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का फीचर। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का फीचर क्या है वो हम आगे समझेंगे, बट एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब क्या होता है कि किसी दो पार्टीज के बीच में कोई एक लीगल एग्रीमेंट हुआ, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लीगल होता है, यानी कि एक मतलब उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम, ठीक है। ऐसे ही एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करा जाता है और उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक बार डिप्लॉय हो गया तो हो गया, डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ब्लॉकचेन का पहला एक फीचर और होता है कि डिलीशन पॉसिबल है ही नहीं, मतलब वही बात आ गई, इम्यूटेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए इथेरियम को यूज़ ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करके हम डी एप्स बना सकते हैं। एक चीज़ और समझनी चाहिए, जो ईथर है, इथेरियम, आपने अगर क्रिप्टो करेंसीज में सुना होगा तो वो इथेरियम ब्लॉकचेन नहीं है, वो ब्लॉकचेन पे बनी हुई एक NFT है। ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। इथेरियम जो एक करेंसी है, जो आपने अगर कभी यूज़ करा हो, मतलब क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड वगैरह करा हो, तो आपने देखा होगा कि इथेरियम एक जो है वो ब्लॉकचेन बिल्कुल भी नहीं है, वो एक करेंसी है जो बनी हुई है NFTs की मदद से ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है। तो ऐसे जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन भी एक करेंसी नहीं है, बिटकॉइन भी एक ब्लॉकचेन नहीं है, बिटकॉइन एक करेंसी है, वो एक NFT है जो बनी गई है ब्लॉकचेन की मदद से, ठीक है। तो हाँ, फिर आगे समझते हैं। तो इथेरियम क्या होता है, इथेरियम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से होती है, डिसेंट्रलाइज्ड होती है। और इसमें क्या होता है कि जो पेमेंट होती है वो एक बहुत ही यूनिक और सिक्योर वे में होती है, जिसकी मदद से क्या होता है, जैसे बिटकॉइन में होती है सिक्योर वे में, इसी तरह इसमें भी सिक्योर वे में होती है, ठीक है। ये हमने समझा ब्लॉकचेन के बारे में, ठीक है। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि जो पावर है, जो एक्सेस है, वो सिर्फ एक के पास नहीं होती, सबके पास होती है एक्सेस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के पास सारी एक्सेस, सब कोई हर कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। हर एक के पास एक्सेस होती है, ठीक है। हर कोई उस डाटा को रीड कर सकता है, उसमें उसे रीड कर सकता है, उसे एक्सेस कर सकता है। तो ये था ब्लॉकचेन डेवलपमेंट का इंट्रो। नेक्स्ट समझते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब। अब समझते हैं। I'm sorry, I just have a network lag. सो कंटिन्यू करते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कंसेप्ट समझते हैं। तो क्या होता है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कंसेप्ट समझते हैं। अब इसमें क्या होता है
कि आप जैसे कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कोई कोड लिखा, उसे डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब मैंने ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर उसे डिप्लॉय करा, तो उसे अब कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। अब हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं। तो यही होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब एक काइंड ऑफ कोड होता है जो मैंने लिखा होता है, उसको मैं एक ब्लॉकचेन के ऊपर पब्लिश कर सकती हूँ। सीधी भाषा में समझे तो मैंने एक C++ का कोड समझा फॉर एग्जांपल, और मैंने C++ का एक कोड लिखा और मैंने उसे पब्लिश कर दिया मेरे ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर। यही होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब। जैसे कि मैंने एक फंक्शन लिखा स्वैपिंग का और मैंने उसे पब्लिश कर दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, ये ब्लॉकचेन के ऊपर। यही होता है मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इसका मेन फायदा क्या होता है? ट्रांजैक्शंस को करना विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इंटरमीडिएटर। यानी कि मैंने बीच के बैंक को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दिया और मैंने एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डाटा यानी कि जो मनी है वो ट्रांसफर कर दी। ट्रांजैक्शंस के लिए मेन यूज होता है ब्लॉकचेन, सीधी सी बात ये समझ लिया हमें। और भी चीज़ों के लिए हो सकता है, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हो सकता है, अलग अलग फील्ड्स में हो सकता है, बट मेनली इसका काम अभी तक तो ट्रांजैक्शन का ही है, ठीक है। उसके बाद होता है कि ब्लॉकचेन को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ सकते हैं, ठीक है। डिप्लॉय करने के बाद मैं रिमिक्स आईडी को यूज़ कर सकती हूँ उसे डिप्लॉय करने के लिए। बहुत सारी चीज़ों को मैं यूज़ कर सकती हूँ ब्लॉकचेन नेटवर्क को डिप्लॉय करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से, ठीक है। तीसरी चीज़ समझते हैं हम। अब क्या होता है कि ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शंस होती है वो इरिवर्सिबल होती है। यही कंसेप्ट सेम जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होता है एक ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर दिया। जैसे कि मैंने कोई वेबसाइट बनाई, उसे मैंने डिप्लॉय कर दिया वर्सल की मदद से या नेटलिफाई की मदद से, ताकि हर कोई उसे एक्सेस कर सके। सिमिलर वे में मैंने एक कोड लिखा, उसे डिप्लॉय कर दिया ब्लॉकचेन के ऊपर ताकि हर कोई उसे एक्सेस कर सके। यही होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सीधा मतलब, कि मैंने कोई कोड लिखा, उसे डिप्लॉय कर दिया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ताकि हर कोई उसे एक्सेस कर सके। यही होता है बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का फंडा। अब आता है सॉलिडिटी। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने समझ तो लिया भाई कि क्या है, कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखूँ कैसे? क्या मैं C++ में लिख सकती हूँ, क्या मैं पाइथन भी लिख सकती हूँ, या मैं कोई और अलग लैंग्वेज यूज़ कर सकती हूँ उसके लिए? तो उसके लिए एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, वो होती है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी एक इथेरियम स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जो सिर्फ इथेरियम ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सॉलिडिटी लैंग्वेज होती है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। सिमिलर टू होती है क्लासेस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम क्लासेस बनाते हैं, क्लासेस के अंदर फंक्शंस लिखते हैं, फंक्शंस वेरिएबल्स ये सब चीज़ें डिक्लेयर करते हैं। ये सब सारी चीज़ें होती है सॉलिडिटी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को राइट करना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करना, ठीक है। मेनली सॉलिडिटी लैंग्वेज का यही काम होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि अगर आपने ऊप्स कंसेप्ट पढ़ा, ऊप सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपने समझा होगा उसमें क्लासेस क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होती है, सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी ऊप्स कंसेप्ट में, ठीक है। तो यही होता है ऊप्स का कंसेप्ट, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट सॉलिडिटी लैंग्वेज में भी फॉलो होता है। इसमें क्या होती है? क्लासेस का कंसेप्ट होता है, फंक्शंस होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, अगर आपने कभी टाइपस्क्रिप्ट नाम सुना होगा तो टाइपस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है? जैसे जावास्क्रिप्ट होती है वैसी टाइपस्क्रिप्ट होती है। इनफैक्ट बस एक फ़र्क आता है, टाइपस्क्रिप्ट में टाइप्स डिक्लेयर होते हैं। टाइप्स डिक्लेयर होने का मतलब क्या है? एक फंक्शन बनाया मैंने a+b का, ठीक है। सम का मैंने एक फंक्शन बनाया, उसमें क्या हो रहा है कि वो सम को रिटर्न कर रहे हैं। सम को रिटर्न करने का मतलब क्या है कि वो a+b का सम रिटर्न कर रहे हैं। अब a+b का सम कैसा होगा? इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट की बात करें तो उसमें क्या होता है कि टाइप डिफाइन नहीं होता, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन बस रिटर्न कर देते हैं चीज़ें। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है कि वो टाइप डिफाइन कर देता है, कि यानी कि उसे रिटर्न पर्टिकुलरली क्या ही करना है, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये होता है ब्लॉकचेन का, ये होता है सॉलिडिटी का कंसेप्ट। सॉलिडिटी में क्या होता है कि टाइप पहले से डिफाइन होता है, यानी कि अगर उसे इंटीजर रिटर्न करना है तो वो इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर उसे कोई स्ट्रिंग रिटर्न करनी है तो वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब ये है कि टाइप डिफाइन होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है कि इथेरियम स्पेसिफिक फीचर्स वो प्रोवाइड करती है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी इथेरियम स्पेसिफिक फीचर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कि इथेरियम में एक कॉन्सेप्ट होता है गैस का। गैस यानी कि छोटी सी ट्रांजैक्शन फी जो हर एक ट्रांजैक्शन चार्ज करती है। जैसे कि कभी भी आप अगर किसी भी बैंक से मनी ट्रांसफ़र करते हो तो थोड़ी सी आई थिंक 1% या 2% जो है वो फीस कटती है, ठीक है। आपने जितने पैसे भेजे उसका 1% या 2% कटता है, उससे कहते हैं गैस फीस। तो सेम इथेरियम नेटवर्क पे भी होता है। जैसे ही आपने कोई पैसे भेजे, हल्की सी एक थोड़ी सी गैस फीस जो है वो कट जाती है, ठीक है। तो सॉलिडिटी लैंग्वेज भी इथेरियम स्पेसिफिक फीचर्स जैसे कि गैस फी, माइनिंग क्या होता है?
मैंने कोई एक काम करा, मैंने कोई डाटा लिखा, अब मैं उस डाटा को एक ब्लॉक पे स्टोर कर रही हूँ और उसका हैश लेकर आ रही हूँ। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, डाटा को टाइप करा, उसे स्टोर करा और उसका हैश मंगवाया, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। यानी कि ब्लॉक पे डाटा को स्टोर करना और उसका हैश को मंगवाना, उसे कहते हैं माइनिंग। तो ये सारे इथेरियम स्पेसिफिक फीचर्स भी ये सॉलिडिटी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। इनबिल्ट फंक्शंस जो है उन्हें भी सपोर्ट करती है। इनबिल्ट फंक्शन का क्या मतलब है, अगर मैंने कोई एक लॉन्ग इंटीजर प्लस लॉन्ग इंटीजर करा, अब उसकी तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगी जब रिटर्न वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब वो कैसे चेक हो, ट्रांजेक्शन के टाइम तो ये एरर जो है फट जाएगा मेरा कोड, ठीक है। तो ऐसी इनबिल्ट फीचर्स भी प्रोवाइड करता है ताकि ये सारी एरर्स जो है वो अपने आप हैंडल कर ले, ठीक है। मेरे को इनपुट में चाहिए था स्ट्रिंग, मैंने दे दिया नंबर, ठीक है। तो ये इन सारी एरर्स को अपने आप ये जो लैंग्वेज है वो हैंडल कर लेती है। तो ये सारे फीचर्स है सॉलिडिटी लैंग्वेज के, ठीक है। इसलिए हम सॉलिडिटी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, टाइप पहले से डिफाइन होता है, इथेरियम स्पेसिफिक फीचर्स जो है ये प्रोवाइड करते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस इसमें होते हैं। इनबिल्ट यानी कि जो पहले से मेरी सारी की सारी एरर्स को ट्रैक कर ले, उसकी वजह से मेरा कोड फटे ना, इस सारी चीज़ों के लिए कहते हैं इनबिल्ट फंक्शंस को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये था सॉलिडिटी लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, इनके बारे में मैंने समझा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं सॉलिडिटी प्रोग्राम का। ये एक प्रोग्राम है, अगर आप देख सकते हो तो ये प्रोग्राम जो है वो सिमिलर है एकदम क्लासेस के कॉन्सेप्ट के चक्कर में। क्लासेस की जगह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट शब्द आ गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कीवर्ड आ गया, ठीक है। डिक्लेरेशन बिल्कुल वैसी है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, ठीक है, यही सब सेम। और एक चीज़ आपने देखी हो जिसमें टाइप डिफाइन है, यानी कि इसमें रिटर्न क्या करेगा वो डिफाइन है, जैसे कि यू इंट अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। ये बिल्कुल सिमिलर प्रोग्राम होता है क्लासेस की तरह। आपने अगर C++ पढ़ी हो या जावा पढ़ी हो, कोई भी लैंग्वेज आपने एक पढ़ी होगी, उसमें आपने क्लासेस कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो ये बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सेम है क्लासेस की तरह, ठीक है। इसका कंसेप्ट भी सेम है। बस इथेरियम डेवलपमेंट को करने के लिए आपको थोड़ी सी एक चीज़ आनी चाहिए, ऊप्स का कंसेप्ट आना चाहिए, आपको थोड़े से डाटा स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, फंक्शंस वगैरह लिखने आने चाहिए, ये सब चीज़ें आपकी बेसिक होनी चाहिए, तभी आपको एक इथेरियम डेवलपमेंट के अंदर स्टेप इन करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देख सकते हैं हम इसमें एक फंक्शन है सेट कर रहे हैं और एक फंक्शन है गेट। सेट मतलब कि कोई वैल्यू को सेट कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं यानी कि कोई वैल्यू को गेट कर रहे हैं, यानी कि रीड करने के लिए फंक्शन कॉल हो रहा है। अब गेट फंक्शन जो है वो रिटर्न टाइप फंक्शन है, ठीक है, जिसमें रिटर्न का टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा ये प्रोग्राम, इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नाम का एक कीवर्ड बनाया गया है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसका काम क्या है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाना, उसे डिप्लॉय करना ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, ताकि मैं आप या कोई भी उसे एक्सेस कर सके, ठीक है। ये है सॉलिडिटी प्रोग्राम का एग्जाम्पल। अब बहुत कुछ समझ लिया इथेरियम के बारे में, इथेरियम क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ ली, ठीक है। लेकिन अब इथेरियम को करे कैसे, ठीक है, इथेरियम के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या फ्रेमवर्क्स चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो चाहिए हमें इथेरियम की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो हमने अभी देख ली कि क्या होता है इथेरियम, क्यों यूज़ होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या फंडा है, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी पता होनी चाहिए, थोड़ी बेसिक टर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमें समझ आनी चाहिए कि ट्रफल क्या होता है। अब ट्रफल जो है वो एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, डिप्लॉय करने के लिए काम आता है, बिल्ड करने के लिए काम आता है और टेस्ट करने के लिए काम आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। बहुत ईजी होगा ये समझना, अगर आप एक बार अगर इथेरियम डेवलपमेंट करना स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी नॉर्मल सी चीज़ें, जस्ट अ लाइब्रेरी जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम डेवलपमेंट कर सके, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डेवलप कर सके, उसे टेस्ट कर सके और उसे डिप्लॉय कर सके। इसके बाद आता है कि रिमिक्स आईडी, इसके बाद आती है एक रिमिक्स आईडी। रिमिक्स आईडी में क्या होता है कि हम जैसे कि आप में कोई भी लीड कोड वगैरह करते होगे अगर आप, तो उसमें क्या होता है कि उसकी लीड कोड की एक आईडी होती है जिसे हम प्लेग्राउंड कहते हैं, ठीक है। अगर आप कोड फोर्सेस कर दोगे तो कोड फोर्सेस का एक ऑनलाइन कंपाइलर होता है, ठीक है। VS कोड की एक VS कोड की आईडी होती है। तो ऐसी रिमिक्स एक आईडी है, रिमिक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं और उसे डिप्लॉय कर सकते हैं इथेरियम नेटवर्क के ऊपर। तो यही है रिमिक्स का फंडा। रिमिक्स इज नथिंग बट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, काइंड ऑफ VS कोड मान लो आप, ठीक है। इसके बाद आते हैं गनाश। गनाश का क्या मतलब होता है, या सो गनाश का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैंने ट्रफल पढ़ा, ट्रफल का काम क्या होता है, टेस्ट को डिप्लॉय करना, चेक करना, ठीक है। ये सब चीज़ें टेस्ट करने का काम क्या होता है ट्रफल का। तो
इसी तरीके से गनाश का भी सेम काम होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये लोकली डिप्लॉय करते हैं, यानी कि रफ यानी कि एक फेक तरीके से डिप्लॉय करते हैं ताकि वो किसी और को विजिबल ना हो। ठीक है, दो चीजें समझते हैं। अगर मैं एक ब्लॉकचेन नेटवर्क को सिर्फ टेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ डेवलप कर रही हूँ रफली, मेरे को अभी उसे डिप्लॉय नहीं करना, उसे कुछ भी नहीं करना, मैं अपने टेस्टिंग पर्पस के लिए कि मैं मेरी चीज़ें जो है वो सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही, उसके लिए मैं गनाश को यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मैं श्योर हूँ कि मेरा नेटवर्क जो है वो एकदम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है, मेरी ऐप से सही बन चुकी है, तो मैं क्या करूँगी, उसको लॉन्च करने के लिए ट्रफल का यूज़ करूँगी। तो इतना छोटा सा डिफरेंस है ट्रफल में। ट्रफल सब कुछ सारा काम होने के बाद यूज़ होता है, गनाश को हम पहले यूज़ करते हैं अपने टेस्टिंग वगैरह के काम के लिए। अब आता है web3.js। ये एक लाइब्रेरी है जो यूज़ करती है ब्राउज़र को इंटरैक्ट करने में, ताकि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बना सके। ब्लॉकचेन से इंटरैक्ट करने में यूज़ करती है ये लाइब्रेरी, ताकि अगर मैंने जैसे कोई एक ऐप पे रिक्वेस्ट मारी, जैसे कि मैंने मेटामास्क को यूज़ कर रही हूँ मैं, और मैंने उससे एक रिक्वेस्ट मारी, ठीक है, वो web3.js जो है वो मेटामास्क की विंडो को ओपन करेगी, उस पर ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है वो मैसेज देगी। ऐसे ये सारे काम, इंटरैक्ट करने का काम ब्राउज़र से या इथीरियम के नेटवर्क से, वो किसका होता है, web3.js लाइब्रेरी का। ठीक है, जैसे कि आप अलग अलग चीज़ें इंपोर्ट करते हो, आप अगर Node.js में काम करते हो तो आप कोर्स को इंपोर्ट करते हो, आप पाथ को इंपोर्ट करते हो, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हो, ठीक है, रिक्वायर्ड जैसे रिक्वायर्ड नाम के कीवर्ड से। इसी तरीके से आप Web3 को इंस्टॉल करके उसे इसे एक रिक्वायर करते हो, यानी कि उसे इंपोर्ट करते हो अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, Web3 इज़ नथिंग बट अ लाइब्रेरी, या आप कह सकते हैं हम जैसे एक डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सॉलिडिटी। सॉलिडिटी के बारे में हमने पढ़ा अभी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए काम आती है, अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क से इंटरैक्ट करने के लिए काम आती है, एंड ये सिमिलर होती है क्लासेस का कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इसका काम ही क्या होता है, कोड को लिखना, उसे टेस्ट करना। नेक्स्ट समझते हैं, ये है मेटामास्क एक्सटेंशन। मेटामास्क एक्सटेंशन अगर आप भी डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो, क्रोम में वेब स्टोर पे सर्च करोगे मेटामास्क, तो एक एक्सटेंशन आएगी, कुछ ऐसा सिंबल होगा एक डॉग कॉइन के जैसा। ठीक है, इसको इंस्टॉल करोगे तो ये क्या है, एक वॉलेट की तरह है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी ऐप, जैसे पेटीएम है, पेटीएम का एक वॉलेट है, उसमें अलग अलग अकाउंट्स बने होते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेटामास्क है। मेटामास्क में क्या होता है, अलग अलग अकाउंट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, आप इस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जैसे कि रिंगबिट टेस्ट नेटवर्क है, गोरिल्ला टेस्ट नेटवर्क है, स्पोरिला टेस्ट नेटवर्क है, और एक होता है इथेरियम मेन नेट, यानी कि जिसमें रियल ईथर्स होते हैं। बाकी सब में फेक ईथर्स हो सकते हैं जो सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए होते हैं, लेकिन मेन नेट में मेन ईथर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक वॉलेट है जिसके अंदर अलग अलग अकाउंट्स होते हैं। आप किसी भी अकाउंट से किसी भी अकाउंट के अंदर पेमेंट कर सकते हो, जिसमें आपको बस एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होता है हैश। आप अगर आपके पास अगर हैश है उसका, तो आप अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट के पास पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें फेक ईथर्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं, मेन ईथर्स रियल ईथर्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं। फेक ईथर्स का मतलब क्या है कि अगर मैंने रफ एकदम जैसे कि आपने अब कभी एक काइंड ऑफ पेमेंट गेटवे इंट्रोड्यूस करा होगा जिसमें आप रफ पेमेंट करके उसे टेस्ट करते हो, तो यही सेम चीज़ होती है फेक ईथर्स का मतलब, जिसमें आपके पास फेक ईथर्स होते हैं, यानी कि नकली ईथर्स होते हैं, उनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती। आप जो लाख ईथर्स भी रख लो ना वो फेक ईथर्स, तो उसकी वैल्यू आपके लिए जीरो है। लेकिन अगर वहीं आपके पास अगर मेन नेट में एक भी ईथर है ना, तो उसकी वैल्यू 2-2.5 लाख रुपये होती है, वो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है अगर आपको इथेरियम की वैल्यू पता हो तो। ठीक है, तो यही चीज़ होती है फेक ईथर्स और रियल ईथर्स में डिफरेंस। तो टेस्टिंग के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, फेक ईथर्स को यूज़ करते हैं, और किसकी मदद से यूज़ करते हैं, मेटामास्क एक्सटेंशन। मेटामास्क क्या है, एक वॉलेट है। ठीक है, जो एक पॉपअप है, अगर आप इसी वक्त एक्सटेंशन डाउनलोड कर लोगे मेटामास्क तो आप भी खुद चेक कर सकते हो ये सब चीज़ें। ठीक है, इसमें क्या होता है, फेक ईथर्स होता है, रियल ईथर्स का कंसेप्ट होता है। ठीक है, यही सेम चीज़ होती है, बस एक इट्स नथिंग बट अ वॉलेट, जिसका काम क्या होता है, ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, अप्रूव करना, बाय सेल, पे करना, मनी को ट्रांसफर करना, ये सारा काम किसका होता है, मेटामास्क का काम हो सकता है। ठीक है, और भी अलग अलग टाइप के वॉलेट्स आते हैं, बट हम मेनली अपने टेस्टिंग पर्पसेस के लिए मेटामास्क को यूज़ करते हैं। अब समझते हैं मेन चीज़, भाई हमने समझ तो लिया ये इथेरियम होता क्या है, कैसे बनाते हैं। अब समझते हैं कि अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, जैसे कि मैंने कोई ई कॉमर्स बनाई, अब मैंने देखा कि भाई ई कॉमर्स में तो हर कोई पता नहीं क्या वैल्यू चेंज करे जा रहा है, तो पता नहीं घपले वगैरह हो रहे हैं। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं ई कॉमर्स ऐप को एक ब्लॉकचेन ऐप में कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि एक डिसेंट्रलाइज ऐप में कन्वर्ट कर दूँ। डिसेंट्रलाइज मतलब यानी कि जिस पे पावर्स जो है वो अलग अलग लोगों के पास होगी। ठीक है, जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, जिसमें कोई भी जिसमें इम्यूटेबिलिटी होती है, जो सिक्योर होगी, जो ब्लॉकचेन पे होगी। इस तरीके की एक ऐप में मैं अपनी ई कॉमर्स को कन्वर्ट कर दूँ। तो वो कैसे करूँगी मैं, सबसे पहले तो आप कोई भी ऐप बनाते हो आप, तो उसके लिए आपको एक रफ पॉइंट्स लिखने होते हैं कि मेरी ऐप में क्या क्या फीचर्स होंगे।
कि मेरी ऐप में क्या क्या फीचर्स होंगे। जैसे कि अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूँ तो उसमें लॉगिन फीचर होना चाहिए, उसमें रजिस्टर फीचर होना चाहिए, उसमें बाय का फीचर होना चाहिए, उसमें सेल का फीचर होना चाहिए। 4 बेसिक फीचर मान लेते हैं हम, ठीक है। उसे कहते हैं यूज केस डायग्राम बनाना, ठीक है। और ER डायग्राम बनाना चाहिए, यानी कि अगर आपने DBA में सब्जेक्ट पढ़ा हो जो आपके सेम 4 में होगा, ठीक है, उसमें आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। यूज केस क्या हो जाए, यूज केस क्या होता है, ER डायग्राम क्या होता है, ठीक है। काइंड ऑफ समझ लेते हैं, एक रफ काइंड ऑफ डायग्राम्स होते हैं जिसमें आप लिखते हो कि आपको क्या क्या चाहिए अपनी ऐप में। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ डिज़ाइन करनी होती है कि आपकी ऐप की नीड क्या है, ठीक है, कि आपको बनानी कैसी ऐप है, भाई क्या चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, आप उसका बैकएंड लिखोगे। बैकएंड क्या, यानी कि उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओगे कि आपको करना क्या है, ठीक है। अपने फंक्शंस लिखोगे कि बाय में ये करना, सेल में ये करना, उसके बाद लॉग इन में ये करना, रजिस्टर में ये करना। तो ये फंक्शंस आप किसकी मदद से लिखोगे, सॉलिडिटी लैंग्वेज की मदद से लिखोगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको सॉलिडिटी की लैंग्वेज की मदद से आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा, उसे डिप्लॉय, उसे टेस्ट या उसे बिल्ड करना होगा, ठीक है। यानी कि अपने फंक्शंस को लिखना होगा, अपनी क्लासेस को बनाना होगा, अपने फंक्शंस को बनाना होगा और उसे टेस्ट और डिप्लॉय करना होगा। उसके बाद क्या हुआ, आपने देख लिया आपने, जैसे कि आप कोई भी वेब ऐप बनाते हो तो उसमें क्या करते हो, सबसे पहले बैक एंड लिखते हो, उसके बाद उसका फ्रंट एंड लिखते हो, ठीक है। अब आपने देख लिया, आपने बैक एंड तो बना लिया, ठीक है, उसे डिप्लॉय भी कर दिया। अब क्या करोगे, आप उसका फ्रंट एंड लिखोगे। फ्रंट एंड यानी कि बैक एंड से डाटा मंगवाया और उसे फ्रंट एंड पे दिखा दिया, यानी कि अपने ब्राउजर के ऊपर दिखा दिया, अपनी क्लाइंट साइट को दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद अपनी ऐप को फ्रंट एंड लिखोगे। फ्रंट एंड लिखने के बाद आप अपनी ऐप को टेस्ट करोगे कि भाई उसका बैक एंड फ्रंट एंड से कनेक्ट हो रहा है, फ्रंट एंड में सब कुछ दिख रहा है, बैक एंड में सब कुछ सही चल रहा है। ये सारी चीज़ों का आप फुल्ली फाइनल टेस्टिंग आपके उसकी ऐप की करोगे। ऐप की टेस्टिंग होने के बाद आप URL परचेज करके ऐप को डिप्लॉय कर दोगे और आपकी जो ऐप है, जो ई कॉमर्स आपकी ऐप जो पहले एक नॉर्मल बैकएंड के ऊपर थी, वो अब किस पे हो गई है, ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर डिप्लॉय हो गई है। इस तरीके से आपने एक नॉर्मल ऐप को एक डी ऐप के अंदर कन्वर्ट कर दिया, यानी कि आपने एक नॉर्मल अपनी एक ऐप को एक डी ऐप में कन्वर्ट करके उसे ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया। अब उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, कोई भी डिलीशन, इम्यूटेबिलिटी है उसमें, वो सिक्योर है, वो ब्लॉकचेन के ऊपर है, ये सारे फीचर्स उसमें आपने इंक्लूड कर दिए। अब ऐप बनाने के बाद ये नहीं कि ऐप बन गई अब तो काम होता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे मैंने अगर एक ऐप बनाई ना, तो उसमें ऐसा हो सकता है कुछ टाइम बाद, 3-4 महीने बाद कोई ऐप बंद हो जाए, कोई ऐप में चेंजेस आता है, इथेरियम के फंक्शंस में चेंज होता है, कोई फंक्शन जो है वो डेप्रिकेटेड हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए अब आपको मेंटेन भी करना है उस ऐप को। हर महीने थोड़ी सी टेस्टिंग करके देख रही है, हर 10 दिन में थोड़ी सी टेस्टिंग करके देख रही है कि कोई बग तो नहीं आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, ठीक है। कोई ऐप चल रही है, मेरे सारे फंक्शंस चल रहे हैं, मेरा अकाउंट कनेक्ट है सही से या नहीं है, ये सारी चीज़ों को आपको टेस्ट भी करना है, ठीक है। तो यही है डी ऐप्स का बनाने का कंसेप्ट। आई होप समझ आया होगा ये। अब आते हैं बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पे, NFT, ठीक है। अब NFT होता क्या है, सबसे पहले तो समझते हैं NFT का मतलब क्या है। नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल का मतलब क्या हुआ कि जो टोकन मॉडिफाई नहीं हो सकते, ठीक है। नॉन फंजिबल यानी कि कोई भी जिसकी जो वैल्यू है ना, मैं ऐसी नहीं है कि जैसे मेरा घर है और ताजमहल है, ठीक है तो दोनों रहने की जगह। क्या ऐसा हो सकता है मैं अपने घर को ताजमहल से इक्वेट कर दूँ, नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ताजमहल की वैल्यू कहाँ, वो तो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में कोई आता है, ठीक है, और मेरा घर का, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपने घर की वैल्यू जो है वो ताजमहल से इक्वेट कर सकूँ। तो ऐसी NFT का मतलब होता है कि मैं कोई ऐसा आर्ट पीस बनाऊँ, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ। जैसे मैंने एक पेंटिंग बनाई, या मेरी जो ये PPT है ना, मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है, तो मैंने ना इस PPT का एक NFT बना दिया, यानी कि एक टोकन बना दिया, और मुझे लग रहा है कि इस PPT की वैल्यू जो है ना किसी से इक्वेट ही नहीं हो सकती, उसे कहते हैं NFT, नॉन फंजिबल। मतलब क्या हुआ कि वो यूनिक है, यानी कि उसकी वैल्यू ऐसी किसी से भी इक्वेट नहीं कर सकती अनटिल एंड अनलेस उसकी वैल्यू ऐसी ही सेम चीज़ से इक्वेट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा और इसको डीप पे समझते हैं। NFT, अब मैंने मान लो कि कोई भी एक आर्ट पीस बनाया, अभी आपको बताया कि एक PPT बनाई, अब मैंने उसकी एक NFT बना दी। अब उसे किसने खरीदा, किसने बेचा, किसको बेचा, उसकी पूरी की पूरी चेन जो है ना, वो उस NFT की, उसे NFT कहते हैं, ठीक है। NFT मतलब ही यही है, नॉन फंजिबल। ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू किसी से भी बराबर नहीं करी जा सकती, जिसकी तुलना किसी से भी नहीं करी जा सकती अनटिल एंड अनलेस उसकी वैल्यू उस दूसरी चीज़ के बराबर। जैसे कि आपने एक पहले कभी सुना होगा बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जो चीज़ खरीदते थे उसको सेम वैल्यू की चीज़ से एक्सचेंज करते थे, ठीक है। ऐसी ही है NFT का कॉन्सेप्ट, जिसमें किसी चीज़ की वैल्यू जो है ना, ऐसी ही दूसरी चीज़ की वैल्यू के बराबर होती है। अब NFT का फ़ायदा क्या होता है, NFT जो होती है, पहली बात तो ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर होती है, पहला फ़ायदा तो यही है, ठीक है।
दूसरी चीज़ क्या होती है, कोई भी एक्सेस कर सकता है NFTs को। तीसरी चीज़ जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये होती है कि NFTs में किसको बेचा, किसने लिया, कितने पैसों में लिया, क्या मतलब पूरी की पूरी जो चेन है ना वो क्या है, वो शो हो जाती है, इसे वो कहते हैं NFT। जैसे कि आगे एक पिक्चर है, जो ये पिक्चर है वो एक NFT है। अब जैसे कि कोई लोग ऐसे ही पागल हो जाते हैं, जैसे कि पहले एक क्या हुआ था 2000 के आसपास, किसी ने एक पिक्चर बनाई थी और उसने कहा था कि मैं अपने हर एक पिक्सल के $1 मिलियन जो है वो $1 जो है वो चार्ज करूंगा। उसकी पिक्चर में कुछ मिलियंस ऑफ पिक्सल थे और इस तरीके से उसने 1 महीने के अंदर अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए थे। और उस पिक्चर में कुछ नहीं था, एक पिक्सल की क्या ही वैल्यू होती है, लेकिन वो पिक्चर इतनी अच्छी थी कि लोगों को लगता था कि उसका 1% शेयर भी होल्ड करना ना बहुत ज़्यादा वैल्यू रखेगा, ताकि जब कभी वो पिक्चर बिकेगी तो उन्हें भी उसकी वैल्यू मिलेगी। जैसे कि इथीरियम है, ठीक है, अब ये क्या है, एक NFT है। इथीरियम कोई करेंसी नहीं है, इथीरियम एक NFT है जिसकी वैल्यू जो है ना वो पहले से प्री डिफाइंड है। अब कहते हैं कि इथीरियम के ना कुछ नंबर ऑफ ईथर्स ही बचे, जब वो भी खत्म हो जाएंगे ना तो ईथर्स बचेंगे ही नहीं, तो उसके बाद जिसके पास ईथर्स होंगे ना उसके पास बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो किसी को भी बेच सकता है बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यू पे। यानी कि जो चीज़ एक्सटिंक्ट हो गई, जो चीज़ अब है ही नहीं, तो आप उसे जब बेचोगे ना तो उसकी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू मिलती है। इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जब सारे के सारे बिटकॉइंस, सारे के सारे ईथर्स खत्म हो जाएंगे ना, तब जब आप उसे बेचोगे उसकी आपकी करोड़ों की वैल्यू मिलेगी। छोटा सा एक फन फैक्ट लेते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं मून पे जगह खरीद लेते हैं, ठीक है, अब मून पे जगह खरीदने का कोई पॉइंट है नहीं है ना, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि बस वैल्यू है। इसी तरीके से NFT है, इन पेंटिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं एवं मजे में, ताकि जब सारे के सारे वो किसी को बेचे ना तो वो डबल प्रॉफिट कमाए, ट्रिपल प्रॉफिट कमाए। यही होती है NFT का कंसेप्ट। जैसे कि मून पे किसी ने जगह खरीदी, अब वो किसी को बेचेगा ना, जब सारी की सारी मून पे जगह किसी ने ले ली, अब अगर उसे जगह बेच लिया ना वो उसके 10 गुना दाम में बेच सकता है। तो यही फ़ायदा होता है कि ऐसी NFTs का, या फिर मून पे जगह खरीदने का, जो लोग खरीदते हैं, मेरे को तो पॉइंट ही समझ नहीं आता, बट स्टिल ठीक है, मून पे जगह खरीदने का यही फ़ायदा होता है कि सारी की सारी जब मून की जगह बाय कर लेंगे लोग, तो अगर मेरे पास थोड़ी सी अगर 1 गज भी जगह है ना तो मैं उसे 10 करोड़ में भी बेच सकती हूँ, लाख करोड़ में भी बेच सकती हूँ, क्योंकि अब तो सारी जगह ही नहीं है, ठीक है, जो चीज़ है ही नहीं, अब मैं उसे 10% में भी बेचूँ या 50% दाम बढ़ा के बेचूँ, ठीक है। तो यही था NFT का कॉन्सेप्ट। NFT में क्या होता है, जो यूनिक आर्ट पीस होते हैं, यूनिक मास्टर पीसेस होते हैं, या कोई ऐसी यूनिक करेंसी होती है, जैसे डॉग कॉइन जो है वो भी एक NFT है, बिटकॉइन NFT है, ईथर जो है वो एक NFT है, ठीक है। इन सबको मैं क्या करती हूँ, एक NFT घोषित कर देती हूँ, एक नॉन फंजिबल, यानी कि जिनकी तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते, एक इस तरीके के चीज़ में कन्वर्ट कर सकती हूँ। जैसे कि अगर आपने कभी सुना होगा या पता नहीं, तो अमिताभ बच्चन ने एक 7 करोड़ की अपनी NFT बनाई थी। उसमें कुछ नहीं था, अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे उसमें कुछ नहीं था, उसने बस अपनी पेंटिंग दी थी और उसको अपनी NFT बनाकर डाल दिया था, उसको लोगों ने 7 करोड़ में खरीदा था। लोगों ने नहीं, मतलब एक ही पेंटिंग थी, वो यूनिक थी, ठीक है, और उसको किसी एक बंदे ने 7 करोड़ में खरीदा था। शायद वो अमिताभ बच्चन का भी फ़ैन होगा, ठीक है। तो जैसे कि मोनालिसा की पेंटिंग है, अब उसकी कोई तुलना ही नहीं है, ठीक है, अब उसकी एक NFT बनाकर उसको इतने महंगे रेट में बेच सकते हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक यूनिक चीज़ होगी, सही है। जैसे बुर्ज खलीफा है, ठीक है, वो एक यूनिक चीज़ है, उसकी एक NFT बनाकर उसे बेच दो, ठीक है। NFT मतलब एक ऐसी नॉन फंजिबल यानी कि नॉन इक्वेटेबल टोकन, जिसे हम किसी को भी बेच सकते हैं, जिसकी पूरी चेन मेरे पास होगी, किसने लिया, किसको खरीदा, ये सारी चीज़ें पता होगी। जो भी यूनिक चीज़ होगी ना उसकी मैं NFT बना सकती हूँ। मैं स्टीपीटी की भी NFT बना सकती हूँ, वो तो खरीदने वाले लोग होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे को अपनी NFT बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगी, मैं मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जिससे मैं बना सकती हूँ। मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो होती है वजीरेक्स की NFT। वजीरेक्स आपने सुना होगा, एक ऐप वगैरह होती है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो वजीरेक्स NFT भी एक ऐप होती है जो NFT बनाने के लिए काम आती है। उसके बाद ओपन सी नाम की भी एक ऐप होती है जिसमें भी हम अपनी NFTs को बना सकते हैं और उसे पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था NFT का कंसेप्ट। अब जैसे मेरे घर की रजिस्ट्री है, ठीक है, मैंने उसे मेरे पास अपने घर की कितनी रजिस्ट्री होंगी, मेरे से पहले जिसके पास होगा ये घर वो उसकी होगी, उससे पहले जिसका होगा उसकी होगी, उससे पहले की तो मेरे पास चेन ही नहीं है। अब अगर मैं आज से अपने घर की रजिस्ट्री को NFT बना दूँ और डाल दूँ किस पे, NFT की कोई भी ऐप, जैसे ओपन सी ऐप है या वजीरेक्स की ऐप है, ठीक है, इन पर डाल दिया, अब अगर कभी मैं अपना घर बेचूंगी ना वो सारी की सारी चेन मेरे पास रहेगी, फिर किसी और ने किसको बेचा, किसी और ने किसको बेचा, वो सारी की सारी चेन ना स्टोर है। तो इसका एक फ़ायदा क्या होगा कि चेन जो है वो मॉडिफाई नहीं हो सकती, यानी कि किसको घर बेचा बीच में से कोई चेन गायब नहीं कर सकता कि इसने घर खरीदा, इसने बेचा, ये सारी चेन जो है वो एक तरीके से स्टोर्ड रहेगी, ठीक है।
तो यही है NFT का कंसेप्ट। और आप आज खुद जाके ट्राई भी कर सकते हो, कोई भी OpenSea ऐप ले लो या WazirX की ऐप ले लो, इस पर खुद अपनी NFT बना के देखना, अपनी खुद की पेंटिंग अपलोड करके देख लेना, ठीक है, अपने एवटार अपलोड करके देख लेना, ठीक है। तो यही होता है NFT का कॉन्सेप्ट। तो ये 2 NFTs के एग्जाम्पल मैंने डाले हैं, और एक आप अभी सर्च करके देख लेना, अमिताभ बच्चन की NFT, वो आप देखोगे तो 7 करोड़ में बिकी थी, और उसकी एक वो कुछ भी नहीं था, वो एक पेंटिंग थी जस्ट, ठीक है। तो आप समझते हैं कि ये तो सारा हमने ब्लॉकचेन के बारे में समझ लिया, क्या है ब्लॉकचेन, किस तरीके से हमने समझा, ठीक है। अलग अलग चीज़ें मैंने समझी, DApps क्या होती है वो समझी, मैंने सॉलिडिटी समझी, मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट समझा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बस एक क्लासेस होती है जिसमें फंक्शंस वगैरह लिखते हैं और उसे डिप्लॉय कर देते हैं, ब्लॉकचेन के नेटवर्क के ऊपर डाल देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें समझी, हिस्ट्री समझी, कहाँ से ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस हुआ ये समझा, ब्लॉकचेन क्यों ज़रूरी है ये समझा, इम्यूटेबिलिटी का कंसेप्ट है वो समझा, ठीक है। अब मैं समझती हूँ कि ब्लॉकचेन का फ्यूचर क्या है। अभी के लिए ब्लॉकचेन कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, सिर्फ मनी के केसेस में, ठीक है, ट्रांजैक्शंस के केसेस में, बैंकिंग सिस्टम के केसेस में, जिसमें हमने बैंक को एलिमिनेट कर दिया, डायरेक्ट P2P हम ट्रांसफर करते हैं मनी, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ इस पर, और कहाँ का ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, इंश्योरेंस के केसेस में इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। किसी ने कोई अपना हेल्थ इंश्योरेंस लिया, अब उसने पहले क्लेम करा है या नहीं करा, कोई भी घपला कर सकते हैं ये लोग कि नहीं हमने तो पहले क्लेम करा ही नहीं था, हमें अब फिर से करना है, ठीक है। तो ऐसे अगर उसने पहले क्लेम करा होगा, अगर वो डाटा ब्लॉकचेन में पड़ा होगा तो वो फिर से क्लेम नहीं कर सकता। तो इस चीज़ में हम ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप, रियल स्टेट पे। अभी जो डाटा स्टोर है ना, वो कागजात में की वे में स्टोर है। अगर मेरे को किसी जगह के कोई ज़मीन के कागजात निकालने हैं ना, वो बहुत मुश्किल है निकालना, रिश्वत देनी पड़ती है, 1000 चक्कर काटने पड़ते हैं, ये सब काम करना पड़ता है। वहीं अगर वो भी उसके बाद भी मिले या ना मिले, वहीं अगर मैं ये डाटा ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दूँ तो मैं उसे फटाफट से एक्सेस कर सकती हूँ, फटाफट से देख सकती हूँ, उसकी पूरी चेन देख सकती हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को लगता है कि इस वक्त जहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है ब्लॉकचेन को, वो है रियल स्टेट। क्योंकि इसका फ़ायदा क्या होगा कि सारे के सारे कागजात वर्क एलिमिनेट हो जाएगा, भागदौड़ खत्म हो जाएगी, ये सारी चीज़ों का बहुत फ़ायदा होगा, और इम्यूटेबल होगा। सबसे मेन बात ये है कि ऐसी किसी के नाम से रजिस्ट्री जो है किसी और के नाम नहीं हो सकती, प्रॉपर वेरिफिकेशन होगी। सिक्योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अब किसी को अगर पासपोर्ट बनवाना है अपना, तो वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, अपने पासपोर्ट सेंटर में। अगर वो इन्फॉर्मेशन अगर मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दी तो पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन कभी भी मॉडिफाई नहीं हो सकती। इससे क्या होगा, फ्रॉड्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। इसका फ़ायदा यही होगा कि बिल्कुल फ्रॉड खत्म हो जाएगा, नकली पासपोर्ट्स बनने खत्म हो जाएंगे, नकली आधार कार्ड्स बनने खत्म हो जाएंगे। वोटिंग सिस्टम में अब जितनी भी वोटिंग होती है, ठीक है, कई बार कहते हैं कि यार इसने तो वोटिंग की काउंटिंग गलत करी है, नेता वगैरह क्या करते हैं, वोट्स को मतलब वोट्स को मॉडिफाई कर देते हैं, नंबर्स को मॉडिफाई कर देते हैं, लाखों चीज़ें होती है। अगर मैं वोटिंग सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डाल दूँ तो एकदम एग्जैक्ट नंबर ऑफ ब्लॉकचेन के एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोट्स मुझे दिखेंगे, हर कोई इस वोट्स को देख सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट को पता होगा कितने वोट्स हैं, मैं देख सकती हूँ कि भाई ये सच बोल भी रहे हैं, इतने वोट्स मिले भी हैं या नहीं मिले। तो वोटिंग सिस्टम में बहुत फ़ायदा होता है, और ऐसी कोई भी वोट चेंज नहीं कर सकता कि समझो एक पार्टी को 1000 वोट मिले हैं तो ऐसे 10,000 वोट उस वहाँ पे वो ये नहीं दिखा सकते कि भाई मेरे को 10,000 वोट मिले हैं, 10 सीट मिली है, ठीक है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा जो है वो ब्लॉकचेन पर स्टोर है। तो मॉडिफिकेशन तो कहीं से कहीं तक पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके बाद आता है गवर्नमेंट बेनिफिट्स, जैसे कि आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन है। लोग कितने ज़्यादा आपने मूवीज़ में देखा होगा, कितने ज़्यादा लोग नकली आधार कार्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। अब नकली आधार कार्ड्स बना रखे हैं अगर किसी ने, तो अगर एक डाटा ब्लॉकचेन, अगर ये वाला डाटा ब्लॉकचेन पे डला होता तो उस बंदे के नकली आधार कार्ड बन ही नहीं सकते थे, अगर वो मॉडिफाई नहीं कर सकता अपनी डिटेल को। तो ये फ़ायदा होता गवर्नमेंट बेनिफिट्स का, ये फ़ायदा होता ब्लॉकचेन को गवर्नमेंट यूजेस में इंट्रोड्यूस करने का, ठीक है। मेडिकल इन्फॉर्मेशन में, जैसे कि आज अगर मैं बीमार पड़ी या फिर मैं पहले कभी बीमार पड़ी थी, तो मेरी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ब्लॉकचेन पे अगर स्टोर होगी ना, तो अगर मैं किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जाऊंगी तो वो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो मेरा सारा का सारा मेडिकल हिस्ट्री जो है वो निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर मैं छुपाना चाहूँ, कई लोग होते हैं अपनी मेडिकल हिस्ट्री छुपा लेते हैं, पर वो चाह के भी नहीं छुपा पाएंगे, क्योंकि सारा डाटा ब्लॉकचेन पे स्टोर्ड है, वो आसानी से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, नकली बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बहुत बनते हैं। इसकी वजह से अगर हम इसकी बजाय नॉर्मल सर्टिफिकेट या हैंड वाले सर्टिफिकेट या पेपर सर्टिफिकेट्स बनाने की जगह अगर हम ब्लॉकचेन के ऊपर सारा डाटा डाल दें कि कौन कितने बजे पैदा हुआ, कितने बजे उसकी डेथ हुई, कहाँ पे हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, अगर ये सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पर डालते तो मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। और फ़ायदा इसका क्या होगा कि कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी तो फ्रॉड्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हेल्थ केयर में क्या हो सकता है कि सारी वही जो मैंने अभी बताया कि सारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन की पूरी लिस्ट अगर मैं डाल दूँ ब्लॉकचेन के ऊपर, तो मेरी पूरी चेन आ जाएगी कि मैं पिछली बार कब बीमार पड़ी थी, क्या प्रॉब्लम थी, मेरे को ये सारी चेन आ जाएगी। चैरिटी यानी कि अगर मेरे को किसी को पैसे भेजने हैं, अब मैंने किसी को पैसे भेजे, अब मेरे को शक है उस पर कि उसने भाई पैसे
उससे जिस काम के लिए चाहिए थे उसने करा भी है वो काम या नहीं करा, ठीक है। यानी कहीं उसने अपने पर्सनल गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए इतने पैसे लगा लिए। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए मैं सारा की सारी जो पेमेंट है वो उसे डायरेक्टली ना करके ना मैं ब्लॉकचेन नेटवर्क पर स्टोर करवा दूंगी। ब्लॉकचेन नेटवर्क पर स्टोर करने का क्या फ़ायदा हुआ, वो पैसा जो है ना वो उसके पास नहीं गया, वो जिस पे जाना था उसी के पास गया, ठीक है। जो पैसा था वो, जैसे अगर कोई एनजीओ है, जो पैसा है वो एनजीओ के पास नहीं गया, क्योंकि अगर एनजीओ के पास होता तो वो तो उड़ा देता, लेकिन मैंने जो पैसा है वो डायरेक्ट एनजीओ को हटा के उस पर्सन को भेजा जिसको उस पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में इसकी क्या ज़रूरत है, एक पर्सन है उसने कितने 10th में मार्क्स लिए, कितने 12th में मार्क्स लिए, उसने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया, हर कॉलेज वाइज उसके हर सेमेस्टर की कितनी सीजीपीए है, वो कहाँ जॉब कर रहा है, ये सारी चीज़ें अगर मैं ब्लॉकचेन पे स्टोर कर दूँ तो उससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। कई लोग क्या होता है झूठी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, झूठे सर्टिफिकेट्स बना देते हैं, 10th का सर्टिफिकेट झूठा, 12th का सर्टिफिकेट झूठा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हट सकती है अगर मैं इस सारी चीज़ों में ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस करूँ। सो या ये सारे रिसोर्सेज हैं ब्लॉकचेन को समझने के। आप फ्री कोड कैम्प की एक वीडियो देख सकते हो जो शायद 30 घंटे की है, और उसमें सारी एंड टू एंड एक पूरी ऐप बना के दिखाई हुई है, जिसमें आप खुद की भी एक ऐप बना सकते हो, ठीक है। सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कंसेप्ट समझाया हुआ है, सारी चीज़ें करी हुई हैं। उसके बाद अगर आपको बेसिक टर्म्स देखनी है तो आप इस यूट्यूब वीडियो को देख सकते हो, एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें सारी की सारी बेसिक टर्म्स है, इथेरियम क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, एनएफटीज क्या होती है, सारी की सारी टर्म्स जो है वो इस वीडियो में है। उसके बाद कोई भी अगर आपको नहीं लगता कि यूट्यूब पे इतने अच्छे से नहीं समझाया हुआ, तो बेस्ट वे है याद करने का, यूडेमी का रिसोर्स ले लो कोई भी। यूडेमी का कोई भी कोर्स लोगे आप तो उसमें प्रॉपर एंड टू एंड सब कुछ समझाया हुआ होगा, उसमें आपको ऐप बना के दिखाई हुई होगी, उसमें आपको सारी की सारी बेसिक टर्म्स जो है वो बताई हुई होंगी, ठीक है। अगर आपको इसमें से भी कुछ नहीं करना तो आप फ्री कोर्सेज आते हैं कोर्सेरा पे, तो वहाँ से आप ये सब चीज़ें सीख सकते हो। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने, एक बेसिक आइडिया लग गया भाई क्या है ये ब्लॉकचेन, मतलब किस चीज़ के लिए है ये, क्या मतलब सब कुछ हमने समझा आज, ठीक है। तो या आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। अगर आपको किसी को डाउट है तो पूछ लो।